mental health, depression, anxiety. I don't think you would be unfamiliar with all of these words in today's time, right? In today's episode, we have Dr. Sanjeev Tripathi, a renowned psychotherapist, as our guest on the show. He has been practicing since 2005 and today he unfolds new realms of psychotherapy and psychology as a subject. हमने डिप्रेशन के बारे में बात करी कि डिप्रेशन एक जस्ट सैडनेस एंड फीलिंग लो इससे अलग कैसे वाई नंबर ऑफ केसेस इन एनजाइटी हैव इंक्रीज्ड इन पास्ट ईयर्स एक बच्चे को उसके पेरेंट्स के थ्रू उसके एनवायरनमेंट के थ्रू किस तरीके की नर्चरिंग मिलनी चाहिए फॉर हैविंग अ प्रॉपर मेंटल स्टेबिलिटी फॉर मेंटेनिंग अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ what should be the things which one should keep in mind one should focus on the inside level to be mentally fit to be mentally healthy what are the connections between paranormal activities paranormal experiences and psychology there are so many things in this podcast so watch this podcast till the very end and let this podcast unlock new forms of knowledge, new dimensions of psychology and therapy for you. Watch this till the end. Stay tuned. Hello, sir. हेलो, How are you? आई एम फाइन. Okay. तो सर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. आपने 2005 से आप थेरेपी की फील्ड में, यस, राइट? यू राइट. तो आपने थेरेपी के बहुत पहले से देखा है और आजकल के टाइम पे तो काफ़ी बूम पे चल रही है. जी. पिछले 10 से 15 साल में अगर हम देखें तो इस फील्ड में चेंज कैसा है? चेंज मतलब आप ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में क्या चेंज आया उस हिसाब से पूछ रहे हैं या सिर्फ इंदौर में या मेरी प्रैक्टिस में जो मैंने चेंज देखा है वो पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब आपने जो ऑब्जर्व करा हो पूरे वर्ल्ड में भी और आपकी प्रैक्टिसिंग में भी जो आपने ऑब्जर्व करा हो. जी, देखिए पहले तो मैं बताऊंगा कि मेंटल हेल्थ को लेकर वैसे ही अवेयरनेस बहुत कम, अभी भी कम है, उतना हम नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा है, और पहले तो और कम रही है. और पहले जो ऑप्शंस थे लोगों के पास वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे क्योंकि वो नॉलेज वो उतनी नॉलेज शेयरिंग नहीं थी या इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो पहले ज़्यादातर लोग मेडिसिन की तरफ ही जा पाते थे और उनको किसी तरह के असाइलम में या मेंटल हॉस्पिटल्स में उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होती थी. ओके. बाद में फिर एक टाइम आया जब प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट हुई साइकियाट्रिस्ट की, तब मेडिसिन काफ़ी उसमें आया. लोग थोड़ा उससे अलग हटकर सोच पाए कि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमको मेंटल पेशेंट या मेंटल हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा. तो लोगों को थोड़ा झिझक कम हुई, लोग खुल के बात करने लगे और अपना एक मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर लेने लगे. फिर एक टाइम आया ऐसा कि जब लोगों को इस बात की एक अवेयरनेस पैदा हुई कि मेडिसिन के साथ साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे मेडिसिन के, और मेडिसिन को बहुत लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ता था. तो वो एक लोगों के लिए बड़ा ही मतलब अनटॉलरेबल था, और वो ठीक होने के बावजूद भी कई बार उनको ठीक बने रहने के लिए भी मेडिसिन लंबे समय तक लेनी पड़ती थी. हालांकि मेडिसिन का रोल है मेंटल डिसीज़ में, मेंटल डिसऑर्डर्स में मेडिसिन का बहुत बहुत रोल है, पर साइमल्टेनियसली थेरेपीज़ का और काउंसलिंग का भी उतना ही रोल है. ठीक है. तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि फिर लोग थोड़ा काउंसलिंग की तरफ, थेरेपी की तरफ मूव हुए, और लोगों ने उसकी लोगों को जानकारी हुई तब वो आए. तो अब थेरेपी में भी ट्रेंड चेंज हुआ. जब हम थेरेपी की बात करें, जब इनिशियल लेवल पर जब ज़्यादातर टॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, जिसमें साइको एनालिसिस बहुत ट्रेंड में था, लोग बातचीत करते थे, सेशंस होते थे, वो सेशंस कई बार सालों तक चलते थे. फिर बाद में ट्रेंड चेंज हुआ जिसमें बिहेवियरिज्म आया, बिहेवियर थेरेपीज़ आई, जो शॉर्ट टर्म अप्रोच थी उसमें, और लोगों को उसमें जल्दी रिजल्ट मिलते थे, बहुत लंबे समय तक वो सेशंस नहीं चलते थे. और कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जिसमें साइको एनालिसिस उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता जितना अच्छे तरीके से बिहेवियर थेरेपीज़ काम कर पाती थी. तो बिहेवियर थेरेपीज़ का ट्रेंड आया. फिर इसके बाद आया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का. तो फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एक ऐसी अप्रोच आई जिसमें हम लोगों के जो मेंटल लेवल पर, जो कॉग्निटिव लेवल पर जो लोगों का एक पैटर्न होता है, एक कंडीशनिंग हो जाती है, उस कंडीशनिंग को कैसे ब्रेक करना है. तो फिर हमने उस मेंटल लेवल पर जाके उस चीज़ों के, उस कंडीशनिंग को तोड़ा, उस बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, उस थॉट पैटर्न को, जो उसके इरेशनल थॉट्स थे उसको
कैसे रेशनलाइज करना है उसके थॉट्स पैटर्न को, तो वो सारी चीज़ें वो अप्रोच आई, तो वो ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हुआ है। अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लोगों को पहले पता था कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही एक ऑप्शन है जिसका हम मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, बाद में लोगों को पता चला कि नहीं, एक और वो है ऑप्शन है जिसमें हम साइकोलॉजिस्ट की सर्विस भी ले सकते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हम वो काउंसलिंग करते हैं। अभी लोगों में अवेयरनेस आई है कि लोग पहले जान पाते थे कि लोग सर्च करते थे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है, अब लोग सर्च करते हैं साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो अभी भी लोगों को क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में भी उतनी अवेयरनेस नहीं है, अब धीरे धीरे वो गैदर हो रही है, क्योंकि काउंसलिंग जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की, तो वो सिर्फ एक काउंसलिंग और टॉक अप्रोच होती है उनकी, बातचीत के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसको समझना होता है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो खासतौर पर लाइसेंस्ड और ट्रेंड अप्रूव्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं इंडिया में, और भी जगहों पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही एक्चुअली मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज्ड होते हैं। हाँ, वो मेडिकल इंटरवेंशन है, कोई डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हैं तो उसमें एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ही उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं जो उसके लिए क्वालिफाइड हैं और अप्रूव्ड हैं। तो ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हुआ है, लोगों ने मेंटल हेल्थ को भी समझा है, उसके प्रोफेशनल्स के बारे में भी समझा है, उनकी अप्रोचेस के बारे में भी समझा है, तो ये चेंज हुआ है वक्त के साथ। ओके, जो आपने कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रीटमेंट थेरेपी सीबीटी है सत्य किसका शॉर्ट हाँ, फॉर्म? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी। जो आपने इसका जिक्र किया, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? लाइक पेशेंट की थिंकिंग प्रोसेस को आप लोग ब्रेक करते हैं, मतलब थिंकिंग प्रोसेस को खोलते हैं, फिर उसमें नेसेसरी चेंजेस या फिर उनको जो चेंजेस चाहिए वो करके रीवायरिंग होती है, इसमें एग्जैक्टली होता है? देखिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत अलग अलग लेवल पर काम करती है। ठीक है, कई बार वो पैटर्न उनके होते हैं जो सिर्फ थॉट्स के लेवल पर होते हैं, कई बार वो इमोशंस के लेवल पर होते हैं, कई बार वो बिहेवियर लेवल पर होते हैं। तो वो एक तरीके कंडीशनिंग होती है और उसके कुछ मालएडप्टिव बिलीव्स होते हैं, तो उस मालएडप्टिव बिलीव्स को चेंज करना, कि जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि उसको कैसे हम इंसाइट देते हैं कि अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता, मुझे एक्सीडेंट से डर लगता है। ठीक है, और इस बात को आप इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अब उसकी उस बिलीव्स को तोड़ना, कि हम उसकी बिलीव्स को कैसे तोड़ें, ये एक रेशनल थॉट है और हम इस रेशनल थॉट्स को कैसे रेशनलाइज करें, तो उसमें हम उसको क्या एग्जांपल देंगे, उसको हम ये बताएंगे कि उसमें प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, होने की या ना होने की। तो अभी तक जो वो छोटा संभावना है उसको बड़े रूप में देख रहा है, और जो बड़ी संभावना उसको छोटे रूप में देख रहा है। ठीक है, तो उसको हम एग्जाम्पल दिया हमने कि आपको कितने कम संभावना है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और कितनी ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। डेफिनेटली बोला कि हाँ 99 पॉइंट कुछ संभावना है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, तब वो उसको लॉजिकली सोचेगा उस चीज़ को। तो एक तो ये हो गया थॉट्स के लेवल पर, और फिर कई बिलीव्स होते हैं, जैसे मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं अंधेरे में कभी गया था, मुझे डर लगा, मैं वहाँ से भागा, डर चला गया, मेरे अंदर एक बिलीव डेवलप हुआ कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, अब मुझे इस बिलीव को तोड़ना है, या मतलब एज ए प्रोफेशनल मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आया तो मुझे उसके बिलीव्स को तोड़ना है, तो मैं कैसे तोड़ूंगा? क्या बातचीत से तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकता। तो मुझे उसको एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा कि उसको अंधेरे से, वो एकदम ये फील करेगा कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। तो उसका एक स्टेटमेंट है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, और जब उस अंधेरे को जब वो फेस करेगा और उस अंधेरे में रहते हुए जब वो फील करेगा कि मुझे डर नहीं लग रहा है, तब उसका स्टेटमेंट क्या होगा कि अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। तो हमने उसको एक्सपीरियंस करवाया। तो एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने उसको लॉजिकल लेवल पर समझाया, और एक मैंने एग्जांपल दिया कि हमने उसको एक्सपीरियंस करके वो समझाया, मतलब उसको फील कराया, तो उसका बिलीव टूटा। तो ऐसे ही हम उसके बिलीव्स को भी तोड़ते हैं। ऐसे कुछ पैटर्न होते हैं जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, तो बिहेवियर लेवल पर कुछ कंडीशनिंग हो जाती है, वो नहीं करता है उस बिहेवियर को, तो उसको बेचैनी होती है, उस बिहेवियर को करके उसकी बेचैनी चली जाती है। ठीक है, अब लेकिन वो टेम्परेरी होती है। जैसे ओसीडी वाले का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में लोग एक ही तरह काम बार बार करते हैं, चाहते हुए उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। बार बार हाथ धोना, बार बार ताला चेक करना, बहुत ज़्यादा साफ सफाई करना, बहुत ज़्यादा परफेक्शन पसंद करना। अगर नहीं करते तो बेचैनी होती है, और कर लेते तो बेचैनी चली जाती है। तो उनकी कंडीशनिंग है। अब उसको तो एक ही उसका ऑप्शन पता है कि मैं करूँगा तो ही बेचैनी जाएगी, नहीं करता तो बेचैनी होती है। अब उसको कैसे तोड़ोगे आप? तो वो रेनफोर्स कैसे हो रही है? क्योंकि उसको रिलीफ मिल रहा है उससे, उस बेचैनी से, तो वो रेनफोर्स हो रहा है, वो बिहेवियर डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वो मोटिवेटेड हो रहा है उस चीज़ के लिए। लेकिन उसको परेशानी तो हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी जानता है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी से बाहर भी आना चाहता है। तो हम उसको ये एक्सपीरियंस कराते हैं कि आप कंट्रोल करो,
और देखो कि आप नहीं करोगे तब भी बेचैनी जाएगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा, समझ गए आप। वो उससे पहले ही वो कंपल्सन को कर लेता है, और हम उसको बेचैनी को बिना कंपल्सन करे भी दूर कर सकते हैं रिलैक्सेशन के द्वारा। तो जब हम उसको रिलैक्स करके उसकी बेचैनी को दूर कर देते हैं, उसको पहली बार ये पता चलता है दूसरा ऑप्शन भी है कि हम अपनी बेचैनी को बिना कंपल्सन करे हुए भी दूर कर सकते हैं, समझ गए आप। तो ये अप्रोच है, तो ये बिहेवियर लेवल पर हमें थोड़ी सी ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला कंसेप्ट है, डिलेड का डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि जो उनको वो करके मिल जाता है कि तुरंत बेचैनी चली गई, उससे अच्छा थोड़ी देर रुक जाए, उससे भी थोड़ी देर बाद भी चली जाती है। सर आप इस फील्ड में किस थॉट के साथ एंटर हुए थे? आपको क्या मोटिवेशन था कि आपको एक थेरेपिस्ट बनना है? देखिए, बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊं तो मेरा कोई ऐसा इनिशियल लेवल पर ऐसा शुरू से ही मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना था ऐसा नहीं था। लेकिन मैं क्यों आया, बहुत ग्रेजुअली आया, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। उसकी वजह बताऊंगा मैं बेसिकली उस बैकग्राउंड से आता हूं कि हम उन समस्याओं के साथ डेवलप हुए जो एक कॉमन मैन में जो होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम, बच्चों का पेरेंटिंग का प्रॉब्लम, आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसके सारे इफेक्ट, करियर कोई डिसाइडेड नहीं है, करियर का कोई गोल नहीं है, करियर का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, तो वो सारे आयाम, वो सारी स्थितियों को हमने जिया। तो हमको प्रॉब्लम के रूप में, सवाल के रूप में तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर उनके कोई जवाब नहीं थे। पहली बार जब हम इंट्रोड्यूस हुए साइकोलॉजी से तो हमको पता चला कि इसका कोई जवाब भी है। तो फिर धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आया, और चूँकि मैं क्रिएटिव फील्ड में रहा हूँ, शुरू से क्रिएटिव रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक थेरेपिस्ट कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव भी होता है, क्योंकि एक अच्छे थेरेपिस्ट को क्रिएटिव होना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल इंडिविजुअल अप्रोच होती है। सबका अलग अलग। आप भले ही नॉलेज बहुत अच्छी रखते हो, लेकिन आप थेरेपिस्ट बहुत अच्छे नहीं हो सकते अगर आपके आर्ट नहीं है आपके अंदर उसका। तो वो आर्ट मेरे अंदर कहीं से था, तो उस थेरेपी से मैंने अपनी अप्रोच पर काम किया, और धीरे धीरे मैंने अपने आप को इस तरह से एक अच्छे थेरेपिस्ट के रूप में डेवलप किया। ओके, उस टाइम पे जैसे कि अभी तो फिर भी थेरेपिस्ट के बारे में आप किसी को बताएंगे भी तो मोस्टली लोगों को पता है जी। उस टाइम पे जब आप बताते थे कि आप एक थेरेपिस्ट हैं या आप साइकोलॉजी परस्यू कर रहे हैं, तब लोगों का रिएक्शन कैसा होता था? और आज जब आप बताते हैं कि आप थेरेपिस्ट हैं, अब रिएक्शन कैसा होता है? फ़र्क क्या है दोनों में? बहुत फ़र्क है। जैसे लोग जानते थे फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है, बहुत लोग जानते थे, लेकिन साइकोथेरेपिस्ट भी कोई चीज़ है कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता। अब बहुत फ़र्क आया कि बहुत सारी वेब सीरीज़ में, बहुत सारी मूवीज़ में हम अक्सर देखते हैं कि मुझे लगता है आजकल तो कोई भी ऐसी मूवी या कोई सीरीज़ नहीं आ रही जिसमें साइकोलॉजी प्रॉब्लम की बात ना होती हो, थेरेपी की बात ना होती हो, काउंसलिंग की बात ना होती हो। तो वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में वो डेवलप हुआ, वही हमारे मीडिया में आया, उसमें आया, तो लोगों के अंदर डेवलप हुआ है। जब हम बात करते थे कि हम आपका इलाज करेंगे, हम आपको ठीक कर सकते हैं थेरेपी से, तो वो हमसे पूछते थे आप थेरेपी में करोगे क्या? तो हमारे पास इस बात का जवाब नहीं होता कि हम करेंगे क्या। ना हम कुछ दे रहे हैं, फिजिकल तो है नहीं कुछ, ना हम कोई आपको दवाई दे रहे हैं, ना कोई हम आपको किसी मशीन पे बिठा रहे हैं, ना हम आपको कोई केमिकल दे रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग तो सिर्फ बात कर रहे हैं। आप देते क्या हो? और ये आज भी मुश्किल है एक इलिटरेट व्यक्ति को, एक गाँव के व्यक्ति को, जिसको सिर्फ ये समझ में आता है कि हम कोई चीज़ देते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ चीज़ मिलती है, ठीक है। तो आज भी आप किसी इलिटरेट व्यक्ति को आप कोशिश करोगे कि आप उसको बहुत अच्छी थेरेपी के द्वारा आप उसको ठीक कर पाओ, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको समझा पाना बातचीत के द्वारा। तो इसलिए मेडिसिन का रोल भी ज़्यादा है। लेकिन जब जो लिटरेट है, जो जानते हैं थेरेपी क्या होती है, तो वो आप समझते हैं कि आप मेंटल लेवल पर भी कुछ लेते हो, है ना, आपको मिलता है कुछ। नरिशमेंट मतलब मेंटल वेलबींग के लिए भी चाहिए, मिलता है। तो वो मिलना भी जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है। तो हम देते हैं, थेरेपी देते हैं, तो लोगों को अब समझ में आता है कि आप जब आओगे तो हम आपको कुछ, फिर हमको समझाना पड़ता है कि हम कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं, हम कुछ तरीके यूज़ करते हैं, हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं, आप कह सकते हैं हम कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उसमें सवाल हो जाता है कि आप मतलब क्या करवाते हैं, मतलब तो ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि अलग अलग प्रॉब्लम के साथ में अलग अलग अप्रोचेज है ना। क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से डिफरेंट अप्रोच होगी, बिल्कुल अलग अप्रोच होगी। तो हम ये नहीं बता सकते एक खुला हुआ कि भाई आपकी हर प्रॉब्लम का एक समाधान है कि आप ये कुछ दवाइयाँ हैं खाओ और आपकी प्रॉब्लम फिक्स फार्मूला नहीं है। तो फिक्स फार्मूला नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ ये एक आर्ट है। आपने जो इलिटरेट लोगों के बारे में बताया कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जी, एक मैंने देखा है और सुना भी है, जो ये सिटीज़ में तो आजकल बिल्कुल ही नहीं होता है, काफ़ी कम होता होगा, बट पहले के टाइम पे भी गाँवों में या फिर ऐसे जो छोटे मोटे कस्बे यहाँ रहते थे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी, जो बोलते हैं भूत बाधा, किसी में बोलते थे आत्मा आ गई। आपको अपने थेरेपी के साइकोथेरेपी के नॉलेज के अकॉर्डिंग कितनी हद तक ये लगता है कि वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है? मतलब वो एक्चुअली हुआ नहीं है, बट सिर्फ वो एक मेंटल इश्यू है।
देखिए ऐसा है कि साइकेट्री इस बात को नहीं मानती, और क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्री दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही उसको फॉलो करते हैं, तो साइकेट्री इसको नहीं मानती। एक साइकोलॉजी में एक ब्रांच होती है पैरा साइकोलॉजी, वो इसको मानती है, इस पर कुछ रिसर्च चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आई भी हैं सामने। लेकिन हमको जो गाइडलाइन है, या हमने खुद भी, अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी बोलूँ, तो डेफिनेटली हम यही एडवाइस करते हैं कि अगर आपका कुछ फेथ है और आपको उससे सपोर्ट मिलता है, तो हम उसको फेथ हीलिंग बोलते हैं। तो हम उसको बिल्कुल बोलते हैं आप उस प्रैक्टिस को भी करो, उसमें कोई बुराई नहीं, हम नहीं बोलते आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन शायद साथ में आप हमारी दवाइयाँ, हमारी थेरेपीज, हमारी काउंसलिंग भी लो, ठीक है। तो हम उस अप्रोच को डिनाई नहीं करते, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली उस पर जाएँ तो उस पर साइकेट्री बिलीव नहीं करती। और वो जो भी जिनको देवी देवता आ जाते हैं, वो एक मानसिक बीमारी है जिसको हम हिस्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टीरिया जी, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो उसमें उस तरह के आपने देखा होगा, बहुत सारी स्कूल में बहुत सारी लड़कियों को, एक लड़की को दौरे आया तो उसको देखे कि बहुत सारी तो उसको मास हिस्टीरिया बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को देवी देवता लगते हैं। तो कैसे पॉसिबल है? भूत एक हो सकता है, 10 भूतों ने एक साथ अटैक तो नहीं कर दिया होगा। तो ऐसा है। तो वो एक प्रॉब्लम है, वो एक कंडीशन है, एक स्टेट है, मेंटल स्टेट है, और उसमें वो आदमी का सबकॉन्शियस लेवल पर वो बिहेवियर करता है। मैं ये नहीं कहूँगा वो जानबूझ के कर रहा है, कॉन्शियसली कर रहा है, वो सबकॉन्शियसली वो कहीं से वो चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, वो डिसऑर्डर की तरह है। तो ये चीज़ उस पेशेंट के अवेयरनेस में लाई जा सकती है कि वो सबकॉन्शियसली लाई जा सकती है, क्योंकि अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है और उसको लगता है नहीं मेरा इलाज तो जादू टोने से ही होगा और मेरे तो बाबा आ गई है, तो उसको बताना पड़ता है, कि उसको एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम होती है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और हम ये भी उसको ऐसा वो भी नहीं करते कि उसको डिसअप्रूव भी नहीं करते, कि ऐसा नहीं कि आप बहुत कॉन्शियसली कर रहे होगे, पर हो सकता है सबकॉन्शियसली हो रहा हो, तो अपन ये भी चलने देते हैं आपका, और ये भी चलने देते हैं, अपन को तो फायदे से मतलब है। तो ऐसा होता है। आपके एक्सपीरियंस में आया ऐसे कोई केस, या बहुत थोड़े से भी क्लोज? बहुत आए आते ही हैं, मतलब तो महीने में 4-5 केस हमारे पास हिस्टीरिया के आते हैं। हिस्टीरिया के? तो फिर उनके साथ का डील करने का तरीका कैसा होता है? मतलब उन लोग को क्या ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं वो, ऐसा नहीं, वो कॉन्शियसली उनको पता रहता है कुछ प्रॉब्लम है, कॉन्शियसली उनको कहीं ना कहीं पता रहता है, और इसलिए वो कोऑपरेट करते हैं। ओके सर, जो थेरेपी वाला एक प्रोफेशन है, वो ऐसा है कि प्रैक्टिस के साथ आपके एक तो आपके दिमाग में काइंड ऑफ एक लोगों की इंसाइक्लोपीडिया बन रही है। आप जितने भी लोगों को थेरेपी देते हैं, जितने आपके केसेस रहते हैं मंथली, ईयरली, और आपके जितने साल के एक्सपीरियंस में, तो उन सारे एक्सपीरियंसेस से आपकी लाइफ में किस तरीके से फ़र्क पड़ा? क्या आपके लाइफ के परसेप्शन में कुछ बदलाव आए कुछ पर्टिकुलर केसेस से? बहुत नहीं, पर्टिकुलर केसेस की बात तो नहीं करूँगा, मेरी ओवरऑल प्रैक्टिस की बात करूँगा। बहुत बदलाव आते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी इंसाइट अपने अंदर डेवलप होती है। हम बहुत सारे लोगों के बिहेवियर को देखते हैं, तो अपना बिहेवियर ऑब्जर्व कर पाते हैं, थॉट्स पैटर्न है, इमोशंस हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो कितने रैशनल हैं, कितने रैशनल हैं, और उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं। तो डेफिनेटली हम उसको अपनी मेंटल हेल्थ में उसको यूज़ करते हैं, और उससे अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखते हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है। ओके, तो एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जितनी चीज़ें थेरेपिस्ट दूसरों को रेकमेंड करते हैं, या फिर जो भी उनके एक थेरेपी सेशन में या फिर उनकी क्लिनिकल अप्रोच में आती है, वो सब चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ में वो उतनी एफिशिएंसी के साथ अप्लाई कर पाते हैं कि उनको वो डिलेमा आ जाता है, या उनमें वो चीज़ ऐसी रहती है कि ये तो आपको ही पता है, तो वो फिर आप इतने अच्छे से उसको यूज़ नहीं कर पाते, या आप और जैसे डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं कर सकता है ना, ऐसे एक कहावत है, इवन फैमिली का भी, डॉक्टर अपनी फैमिली के मेंबर का भी इलाज नहीं कराता, दूसरे डॉक्टर पास लेके जाता है। तो ऐसा है, कुछ चीज़ें, कुछ अप्रोचेज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत बहुत इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सबकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, थेरेपिस्ट की अपनी एक पर्सनालिटी होती है ना, उसके अपने खुद के एक ट्रेड्स होते हैं, उसके कुछ अपने जेनेटिक्स होते हैं, हेरिडिटी होती है। तो वो इन्फ्लुएंस करती है, आप किस कम्युनिटी से आते हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उन सारी चीज़ों पर चीज़ें करती हैं। लेकिन बस ये है कि आप उसको उस लेवल तक नहीं पहुँचने देते। क्या होता है, आप अगर मेंटल इलनेसेस की बात करें, खासतौर पर उनकी बात कर रहा हूँ जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, आपको ये भी समझना चाहिए कि साइकोटिक डिसऑर्डर और न्यूरोटिक डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। क्या है दोनों में, एक बार बता सकते हैं? साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें पेशेंट में इंसाइट नहीं होती और कोऑपरेटिव नहीं होते, उसमें मेडिसिन का रोल ज़्यादा है, उसमें हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स होते हैं, कुछ ऐसा दिखाई सुना या महसूस होना जो दूसरों दिखाई सुना या महसूस नहीं होता है। उसमें मेडिसिन का रोल फर्स्ट है, सेकेंडरी काउंसलिंग और थेरेपीज उसमें अप्रोच, सेकेंडरी अप्रोच है। न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स में डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, पैनिक अटैक, ओसीडी, सोशल एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें जो है जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में आती हैं। इसमें पेशेंट में इंसाइट होती है, ठीक होना चाहता है, कोऑपरेट करता है, उसमें थेरेपी और काउंसलिंग की अप्रोच फर्स्ट है, ज़रूरत पड़ने पे मेडिसिन का सपोर्ट लिया जाता है। ओके, तो जनरली कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा माना जाता है। तो
मैं क्या बात कर रहा था, मैं भूल रहा हूँ। जब हम इसकी बात करते हैं कि भाई हमारे अंदर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो बेसिकली न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में वो अंतर क्वालिटी का नहीं है, वो अंतर क्वांटिटी का है। हर आदमी में उदासी आती है, एंजाइटी चिंता आती है, बहुत सारे इमोशंस आते हैं जो रुक जाते हैं और बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो डिसऑर्डर है। जब वो वापस कम हो जाते हैं तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा उसी अप्रोच के साथ काम करते हैं कि आप हम उसको यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, अपने आप को आप दूसरों से अलग हैं या इन्फीरियर फील करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट फील करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ गई हैं, उसकी क्वांटिटी कम होगी तो डेफिनेटली आप नॉर्मल की तरफ चले जाएंगे। ओके, आपने ये जो एक अभी पॉइंट मेंशन करा कि इमोशंस एंड फीलिंग्स रहती हैं जो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है और नीचे नहीं आती है, तो उस टाइम पे उनको कोई इश्यू होता है, देन आप उनको समझाते तब हैं, अपन उसको डायग्नोस कर सकते हैं diagnose एज करते ए हैं। डिसऑर्डर। तो सर एक बार आप सभी के कन्वीनियंस के लिए डिप्रेशन की जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी, जो प्रॉपर क्लिनिकल डेफिनेशन होगी, आप उसमें डिप्रेशन को एक्सप्रेस करिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को ये जनरली ऐसा होता है और मानते भी हैं कि अगर वो सैड है, अगर उनको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है या उनको ऐसे ही बुरा लग रहा है, अगर वो सैड है, वो लो फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो वो डिप्रेस्ड है। हाँ, वो जने कॉमन वर्ड में यूज करेंगे तो डिप्रेस क्यों लग रहा है, क्या हो गया। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, कि तो इतना आप depression में डिप्रेशन को एक बीमारी की तरह बताइए कि देखिए उसमें क्या depression as a परसिस्टेंट disease क्या है? सैडनेस रहती है, परसिस्टेंट रहती है सैडनेस, और उसमें होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, बर्थलेसनेस होती है। ओके, और ये 2 वीक से ज़्यादा है, 2 वीक या 2 वीक से ज़्यादा तक रुकी हुई है, 2 वीक से ज़्यादा, तब आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन है। ठीक है, और इसमें आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। एक ग्रीफ पीरियड भी होता है, जैसे कोई आपके साथ घटना घटी, आपको कोई लॉस हो गया, कोई फैमिली मेम्बर का लॉस हो गया, तो आप सैडनेस में चले जाएंगे, आपको एंजाइटी भी होगी, सब कुछ होगा। तो ग्रीफ पीरियड भी हो सकता है। तो ग्रीफ पीरियड में जनरली लोग कुछ समय में बाहर आ जाते हैं। अगर वो ग्रीफ पीरियड आपका चला गया और उसके बावजूद भी आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको क्लिनिकल अप्रोच की जरूरत ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, मतलब वो जो छोटे टाइम के लिए लोगों को बुरा लगता है वो डिप्रेशन नहीं है। नहीं है। ओके, आपको जो रिसेंटली पिछले अगर हम बात करें 2-3 साल की, पिछले 3 से 4 साल में जिस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं क्लिनिकल थेरेपी के लिए, और वो जिन टाइप की प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स और उन पेशेंट्स की एज ग्रुप में, और जो आपके अगर 10 साल पहले की बात कर लें, उसमें आपको कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो जनरेशन है अभी, जिस जो एज है 20 से 35 की जो एज है अभी के टाइम की, ओके, ये इसमें स्ट्रेस बड़ा है। क्योंकि 35 के बाद तो लगभग लोग सेटल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, है ना, एक पीरियड आ जाता है। और जब आप किसी करियर में आप किसी एजुकेशन को वो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, और किसी करियर के लिए आप वो कर रहे हैं, उसमें आपको स्ट्रगल हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो एक एज होती है। तो ये जो एज है ये अभी ज़्यादा है, पहले इतना नहीं था। पहले जनरली ये जो चीज़ें होती थी ये ज़्यादातर ज़्यादा एज में होती थी, 30-40 ईयर के बाद होती थी। और ये एज बड़ी फ्री माइंड मानी जाती थी, क्योंकि बहुत कंपटीशन नहीं था, उतना कंपटीशन नहीं 20 to था। 35 और जनरली वो ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग आ जाते थे। कोई बनिया है तो उसका दुकान चलाता तो बच्चा दुकान ही चलाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो वो पहले बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे। तो वो जो स्ट्रेस जो ये जो एज थी ना, वो फ्री रहती थी। जब उसकी शादी होती थी, बच्चे बड़े होते थे, जब उनकी जिम्मेदारियां आती थी, तब आता था, तब उसको स्ट्रेस आता था। समझ रहा? तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है। ओके, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्या मतलब ऐसी कौन सी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है जिनके पेशेंट्स पिछले कुछ सालों में एंजाइटी केसेस पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बढ़े। एंजाइटी केसेस एंजाइटी केसेस, क्योंकि एंजाइटी बहुत कॉमन हो गई। अभी आप 10 लोगों को बाहर से रोड से उठा कर लाओ, 3 लोगों में एंजाइटी मिलेगी। ऐसी एंजाइटी जिनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, समझ रहे आप? मतलब पर उनके अंदर इंसाइट नहीं है, उसको पार्ट ऑफ लाइफ मानते हैं, और उनको लगता है सिचुएशनल है। उनको ये एक्सेप्टेंस नहीं है या आइडिया नहीं है कि ये कोई एंजाइटी को पहचानने में लोगों को साल लग जाते हैं कि हमें एंजाइटी जब कोई बताता है उनको कि यार तू दिखा, शायद तेरे को एंजाइटी है, तो पहली बार सुनता है एंजाइटी बड़ी कि ये क्या होता है, तो फिर वो समझता है, जानता है, फिर पता चलता अच्छा मुझे तो सारे सिम्टम्स हैं जो सालों से उसके अंदर थे, पर वो पहचान ही नहीं पाता था कि ये कोई प्रॉब्लम है और इसमें मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत है। मतलब मुझे कोई
डॉक्टर या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, हाँ। कि 2-3 साल तक लोग एंजाइटी सफ़र कर रहे हैं, उनको उसका नाम तक नहीं पता, मतलब ऐसा है कि बीमारी है और पता भी नहीं है कि बीमारी है, और बीमारी का नाम भी नहीं नाम भी नहीं पता ऐसा। पता। आपको क्यों लगता है क्यों बढ़ी होगी एंजाइटी पिछले कुछ सालों में, वो भी स्पेशली यूथ में, अगर हम सिर्फ यूथ की बात करें? एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है, कम एज में ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है, ओके, जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत छोटी उम्र में बच्चों के पास मोबाइल आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो, जो बहुत पॉजिटिव भी है उसके एस्पेक्ट, पर नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारे हैं। तो वो माइंड उतना मैच्योर नहीं है उन चीज़ों के लिए, तैयार नहीं है। बहुत जल्दी इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, उस इमोशनल चेंजेस की वजह से हार्मोनल चेंजेस जल्दी आ रहे हैं, और फिर उससे जुड़े हुए सारे जो हार्मोन चेंज में आपको जो स्ट्रेस, एंजाइटी, वो सब चीज़ें आती हैं, तो वो एक बायोलॉजिकल कारण है। दूसरा, अभी जो हमारा एक करियर को लेकर जो एक कॉम्पिटिटिव वो आया है, उसको लेकर भी लोग स्ट्रेस में आए, तो स्ट्रेस बढ़ा है लोगों का। कोविड का सिनेरियो, कोविड के बाद बहुत एंजाइटी केस बढ़े। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे कि ओसीडी एक बीमारी है, इसमें हाथ धोने का है। तो जब हम कोविड में हाथ धोना वो माना जाता था, तो लोग हाथ धोने लगे थे। अब उस हाथ धोने से बाहर ही नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको बार बार हाथ धोना पड़ता है, उसकी कंडीशनिंग हो गई, उनकी ओसीडी हो गई। उनको एंजाइटी तो पहले से थी, पता ही नहीं था एंजाइटी है। अब वो हाथ धोने लगे तो वो कंडीशनिंग हो गई, तो वो पता चला कि अब वो ओसीडी हो गई ऐसा। तो फिर ओसीडी सुना उन्होंने, फिर हमारे पास आए ऐसा। अच्छा, ये जो ऐसी डिजीजेज रहती हैं, एंजाइटी हो गई, ओसीडी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये जो बनती है अंदर, कहीं तो इसका बीज होता होगा तभी ये बढ़ रही है। ये आता कहाँ से? पर्सनल लेवल पे आता है कि बहुत अच्छा सवाल है, और हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसको बताना जरूरी है लोगों को। बेसिकली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी जाना है, और रिसर्च भी हुई है इस पर, कि 2 तरह के लोग होते हैं। ओके। एक होते हैं प्रैक्टिकल लोग, और एक होते हैं इमोशनल लोग। हम सब बहुत अच्छे से इस बात को अच्छे से जानते हैं। इसमें एक बायोलॉजिकल चेंज भी होता है। एक जो लोग प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं, वो जनरली लेफ्ट ब्रेन वाले लोग होते हैं। लेफ्ट ब्रेन। जो इमोशनल लोग होते हैं, वो राइट ब्रेन वाले लोग होते हैं। तो राइट ब्रेन वाले जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनको चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी में भी जल्दी जाते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच वाले लोग 2+2 4 करते हैं, लाइफ टाइम अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। ठीक है। लेकिन जो इमोशनल लोग हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, लेकिन वो डिप्रेशन, एंजाइटी में जल्दी चले जाएंगे। अगर वो उससे बाहर आ जाए, तो वो दूसरों से भी अलग करते हैं, वो 2+2 5 भी कर सकते हैं। वो डिप्रेशन, एंजाइटी में जल्दी जाते हैं, लेकिन बाहर भी जल्दी आते हैं, क्योंकि उन पर थेरेपी भी ज़्यादा अच्छे से काम करती है, क्योंकि उनकी सजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। रेसिप्रोकेट शायद ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। सजेस्टिबिलिटी अच्छी होती है, सजेशंस बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। उनको नेगेटिव चीज़ भी उतनी इम्पैक्ट करती है जल्दी, और पॉजिटिव चीज़ भी जल्दी अच्छे से इम्पैक्ट करती है। तो थेरेपी इसलिए अच्छे से काम करती है। और एनवायरनमेंट का कितना रोल रहता है इसमें? जिस सराउंडिंग में आप बड़े हुए हो, या आपके यार दोस्त मान लेते हैं, या घर पे माहौल कैसा है, कॉलेज में या स्कूल में, आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और आपने बचपन से जो भी एनवायरनमेंट आपको मिला है, उससे आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। और वो सारी इनसिक्योरिटी, सारी नेगेटिविटी, वो कहीं ना कहीं बचपन से बच्चे में डेवलप होती है, जो आगे जाके डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाती है। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट तो ज़्यादा है। एंजाइटी और जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम जो है, उसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी मौजूद होती है, बायोलॉजिकल भी होते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। उसमें जेनेटिक्स होते हैं, उनके परिवार में भी ज़्यादा सोचने वाले, ज़्यादा चिंता करने वाले लोग मिलेंगे आपको, ज़्यादा इमोशनल लोग मिलेंगे, और हो सकता है वो हिस्ट्री मिले आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स की, तो उनके बच्चों में भी आने की संभावना रहती है। तो वो संभावना मौजूद है, बस उसको एक चिंगारी की ज़रूरत है। विस्फोट हो जाता है जब वो चिंगारी उसको मिल जाती है। तो कोई भी स्ट्रेस आता है, उसको डील नहीं कर पाते, और डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो ये अगर जेनेटिक्स में एनकोड होगी, तो फिर तो जनरेशन टू जनरेशन चलती जाती होगी। ये ब्रेक हो सकती है, ब्रेक कर सकते हैं? होती है ना, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती हैं वो थेरेपी से ठीक नहीं होती हैं। वो तो से ठीक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो हर जनरेशन में आगे जाए। आपके माता पिता में नहीं है, आपके दादा दादी में नहीं है, नाना नानी में नहीं है, लेकिन उनके किसी भाई में, उनके किसी बच्चे में थी, तो वो आप में आ गई। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों में भी जाएगी या उनके बच्चों में जाएगी। हो सकता है उनमें भी ना जाए, पर उनमें किसी एक में कहीं चली जाए, ऐसा होता है। मतलब बहुत फैला हुआ है, स्प्रेड, ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फिक्स फॉर्मेट एक नहीं ही चेन में जाए। सर, मुझे यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट प्लेस करना है जी। जैसे कि ये चीज़ तो है कि आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, सबको पता है।
जो इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं उनके पास अवेलेबिलिटी भी है, जो चाहता है, जो इस चीज़ को समझता है कि Yes. उन्हें थेरेपी चाहिए वो जाके थेरेपी ले भी सकते हैं। थेरेपिस्ट इतनी इजीली आज अप्रोचेबल भी जी। हैं, ऑनलाइन सर्विसेज है, ऑफलाइन सर्विसेज हैं, काफ़ी कुछ है। लेकिन इसके साथ ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा हो रहा है, अब आप बताइए इसमें आपका क्या मानना है, कि सिंस उस चीज़ की अवेयरनेस और अवेलेबिलिटी है, उसकी वजह से जिनको एक्चुअली दिक्कत है, जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम है, उनको तो बेनिफिट हो रहा है, बट साथ में ऐसा हो रहा है कि बाकी की जो पब्लिक है, बाकी की जनता है, जो इस चीज़ को बस ऑब्जर्व कर रही है, जिनके आसपास बस ये हो रहा है, उस एनवायरनमेंट में या फिर उस सोशल लाइफ में भी रहते हुए उनके माइंड पे भी ये चीज़ कहीं ना कहीं कंडीशन कर रही है। लाइक उनके माइंड ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं या थोड़े और फ्रेजाइल हो रहे हैं। जैसे कि अगर इसकी एनालॉजी दें तो जो घर वर बनते हैं, तो घर बनने के टाइम पे जो वहाँ पे गार्ड्स का घर रहता है, जो गार्ड रहते हैं, आंटी भैया वगैरह रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं या हमारे जो लेबर्स के बच्चे रहते हैं, वो दिन भर धूल मिट्टी में गिट्टी में खेलते रहते हैं। उनका चप्पल वगैरह भी कभी रहती है कभी नहीं रहती, वो एकदम रफ लाइफस्टाइल जीते हैं वहाँ पे, वहीं पे खेलते हैं, वहीं पे सब करते हैं। उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है, इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, उनको कभी कुछ नहीं होता। और कंपैरेटिवली जो नॉर्मल हमारे जैसे घर के जो बच्चे रहते हैं, जिनके यहाँ पे रोज़ लाइजॉल का पोछा भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, एकदम साफ़ सफाई है, खाना अच्छे से बन रहा है, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा है, वो बीमार पड़ते रहते हैं। उनको कभी सर्दी खांसी, कभी कोई बुखार, कुछ भी होता रहता है, चलता रहता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी हो रही है, मतलब जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम है उनके लिए तो इट्स वेल एंड गुड, बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन जिनको कुछ नहीं है उनका माइंड सॉफ्ट और फ्रेजाइल हो रहा है। देखिए, इसको मेंटल हेल्थ के साथ कंपेयर तो नहीं किया सकता, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट अप्रोच है, और इसके कारण बायो साइको सोशल तीनों कारण होते हैं। फिजिकल डिसीज़ में ऐसा नहीं है। फिजिकल डिसीज़ में बायोलॉजिकल कारण ही होते हैं, समझ रहे हैं आप। ये अलग बात है कि वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे लाइफ स्टाइल डिसीज़ भी हैं, शुगर है, बीपी है, तो ये तो लाइफ स्टाइल से ही आया है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक डिसीज़ होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे निमोनिया है, बुखार है, कुछ भी छोटी वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये तो ये ज़्यादा होते हैं, नो डाउट। मेंटल हेल्थ में बायो साइको सोशल तीनों कारण होते हैं और तीनों अप्रोचेस भी होती हैं। ओके। तो हम ये कह दें कि उन लोगों में मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा हो रहे हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। हम बात करते हैं हमेशा बैलेंस की। आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब आप चीज़ें बैलेंस में हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी ना किया जाए और आपको बहुत ज़्यादा फ्री भी ना छोड़ा जाए। दोनों ज़रूरी हैं और दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी भी चीज़ की अति होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में करते हो, आप एडिक्शन में भी तभी जाते हो जब उसको ज़्यादा करते हो और बार बार करते हो, ठीक है। अब आप सोशल सिचुएशन में हम एल्कोहल बहुत कॉमन हो गया है। आप किसी भी पार्टी में जाओगे, शादी पार्टियों में भी आजकल एल्कोहल बहुत कॉमनली एक काउंटर बना दिया जाता है। तो वो हमारी लाइफ स्टाइल से भी जुड़ गया है, लेकिन आप उसको एक सोशल उसके रूप में भी देखते हो, लेकिन वहीं जब वो बढ़ जाता है तो आप एडिक्शन में भी जा सकते हो। राइट। ऐसे ही अगर आपका बच्चा कुछ गलतियाँ करता है और आप इसको सिर्फ डांटते हो और आपको लगता है डांटना सही है क्योंकि बच्चा तभी सीखेगा, लेकिन आपका डांटना हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है। आपको उसको एक लेवल पर डांटना जरूरी है, लेकिन एक लेवल पर उसको एक सपोर्ट देना, एक इमोशनल सपोर्ट देना, उसको लगे कि उसके पेरेंट्स उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो दोनों अप्रोचेस चाहिए। तो ऐसा ही है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं ये गरीब बच्चों में नहीं होते हैं या गरीब लोग हैं जो उसमें रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनको नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसका इलाज नहीं लेते हैं, ये अलग बात है। वो पहुंच नहीं पाते हैं, उनका अप्रोच नहीं है, उसके बाद उनका पैसा नहीं है कि उसको अफोर्ड कर पाएँ। हाँ, बट अगर हम गरीब लोगों की तो बस एक एनालॉजी थी, बट अगर हम जैसे कि आपने जो वो एग्जांपल दिया था, जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर हम उनके रिस्पेक्टिव से बात करें तो आपका ये कहना है कि जो प्रोटेक्टिव या सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होगी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, बल्कि उनमें होने की संभावना ज़्यादा है, ये भी है, ठीक है। तो उसमें और ऐसा नहीं है कि उसको बहुत फ्री छोड़ दिया जाएगा तो नहीं होगी, तो भी होने की संभावना ज़्यादा है, बहुत रहेगा तो भी होगी। हाँ, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगी उसकी सारी चीज़ें। आपका कहने का मतलब है कि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ज़रूरत की चीज़ों से एक्सपोज भी होना चाहिए। और ये बात आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ भी है। तो वो भी एक तरह की गलती है जो पूरी तरह से उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में। हाँ, वो हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं है, हमारे समाज अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि हम उस लेवल पर लोगों को दे पाएँ।
तो वो भी एक तरह की गलती है। और ये बहुत ज़्यादा जिनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, बहुत उसमें रहते हैं, बिल्कुल उसमें रहते हैं, तो वो भी एकदम सही नहीं है। तो थोड़ा टफ होना भी ज़रूरी है और थोड़ा सा प्रोटेक्ट होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। सर क्या आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं? मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ कह सकता हूँ मैं, और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ उस तरह की मेडिटेशन वगैरह की, और मैं लोगों को भी उस अप्रोच के साथ देखता हूँ, उस अप्रोच के साथ जोड़ता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर लोग पहले से ही स्पिरिचुअल अप्रोच रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, तो मतलब एक नॉर्मल आदमी यहाँ है, डिप्रेशन एंजाइटी में आदमी यहाँ चला जाता है, थेरेपीज उसको वापस यहाँ ले आती है, मेडिटेशन उसको यहाँ से भी ऊपर ले जाता है। तो अगर आप पहले से मेडिटेशन करते हैं तो आप ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक गिरोगे, इससे नीचे नहीं जाओगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आ गए तो अब आप मेडिटेशन करो तो आप वापस नीचे नहीं जाओगे। तो मैं थेरेपीज के बाद लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता हूँ, मेडिटेशन से जोड़ता हूँ, और थेरेप्यूटिक्स से मेडिटेटिव की तरफ मैं उनको कन्वर्ट करता हूँ, जिससे वो वापस मेरे पास दोबारा ना आए। करेक्ट, सही है। सर रिसेंटली अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी, रिमाइंडेड मी कि जो लाइफ है वो एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। ये बस हमारा ह्यूमन माइंड है जो इसको कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट बना देता है। सही है। तो इसको आप साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी के सब्जेक्ट से कैसे सपोर्ट करेंगे और कैसे बैक करेंगे इस चीज़ को, कैसे इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने आप अपने करीब हैं उतने आप सिंपल हैं, जितने आप अपने से दूर हैं उतने आप कॉम्प्लिकेटेड हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो एक वही अप्रोच है जो आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो। जितने आप सिंपल होते हो, जितने आप सरल होते हो, जितने आप अपने केंद्र में होते हो, वो केंद्र आपको कब मिलता है? वो मेडिटेशन से मिलेगा आपको। ठीक है, लाउड म्यूजिक से नहीं मिलेगा। राइट। ठीक है, तो जितने आप अपने केंद्र में पहुंचते हो, जितना आप शांत होते हो, साइलेंट होते हो, उतना आपकी अप्रोच जो है वो सिंपल हो जाती है। तो जितने आप सिंपल होते हो उतने आप हेल्दी होते हो, जितने आप अपने से दूर होते हो, केंद्र से दूर होते हो, उतने आप कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हो। कि आपको ये लगता है कि आप पोस्टपोन कर रहे हो अपनी खुशी को, कि अब आप मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं शांत होऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअली टारगेट तो शांत होना है ना, तो शांत हो जाओ, वो मिलेगा तब शांत होगे। ऐसा क्यों? अब उसको एक्सटर्नली किसी चीज़ से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यस, आप सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, और आपको सिर्फ खुश रहने की और शांत रहने की जरूरत है। मतलब लाइफ बेसिकली है सिंपल, simple. बस लोग और हम सब उसको बस कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। यस, राइट, वेरी वेल सर। आज हमने काफ़ी चीज़ों को कवर करा, बट स्टिल बहुत चीज़ें छूट गई। जी, हम एक और बार ट्राई करेंगे कि एक और पॉडकास्ट करें और भी चीज़ों को कवर करें। बिल्कुल। ओके, कैसा लगा आपको सर पहली बार पॉडकास्ट में बात करके? बहुत अच्छा, अच्छा लगा। और बहुत अच्छी चीज़ें जो हमने शेयर की हैं, लोगों के बहुत काम की हैं, और लोग उनको अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी और मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े। जिन लोगों को ज़रूरत है वो मेरे पास आएँ, पर सभी लोग मेरे पास आएँ ऐसा नहीं होना चाहिए। सब हेल्दी रहें, खुश रहें, शांत रहें। शांत मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि रिलैक्सेशन एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है थेरेपी में जो हम यूज़ करते हैं। तो आप मेडिटेशन से जुड़ें, अपने आप को शांत रखें, अपने केंद्र को में जाएं, तो डेफिनेटली आपको कभी किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आप अपने साइड से ऐसी कोई 3 टिप्स देना चाहें जो हर कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग अपने पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस कर सके या अप्लाई कर सके खुद के मेंटल वेलबींग के लिए, तो वो 3 चीज़ें कौन सी होंगी? सबसे पहले तो सोशलाइजेशन उतना ही ज़रूरी है जितना आप किसी एक हेल्दी डाइट जितनी ज़रूरी होती है। सोशल बिहेवियर, आपकी प्रोडक्टिविटी पर्सनल लेवल पे, हाँ, आपके काम को लेकर आपकी प्रोडक्टिविटी, आप हमेशा प्रोडक्टिव रहें, कुछ क्रिएटिव रहें, प्रोडक्टिव रहें, कुछ करें, अपने आप को बिजी रखें हमेशा। और तीसरा, हमेशा अपने को अपडेट करें। किस सेंस में अपडेट? मतलब हमेशा कुछ नॉलेज, कुछ नई चीज़ सीखने का एक हमेशा वो रहे। 3 मेरा डेफिनेटली वो रहेगा। ओके, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और बार ज़रूर हम पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। संजीव सर के साथ इस टॉपिक के ऊपर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना काफ़ी अमेजिंग था। डिप्रेशन के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर, मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, इन सभी बातों पे जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा, जिस तरीके से उन्होंने बात करी, डेट वॉज रियली इम्प्रेसिव एज वेल एज फिनोमिनल। बहुत कुछ नया था जो समझने को मिला,
काफ़ी सारे नए पर्सपेक्टिव्स जानने को मिले साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी और थेरेपी को लेके। कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट पार्ट था इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का। ऑल्सो इफ़ यू वांट अस टू मेक मोर सच कंटेंट और साइकोथेरेपी ऑन थेरेपी ऑन साइकोलॉजी, pin it down in the comments, and also subscribe to our channel if you haven't already, as we will be releasing a new podcast every Monday. Till then, stay tuned. Bye bye.